लीडर्स जो है वो आपस में झगड़ने लग रहे हैं या एक दूसरे के खिलाफ झगड़ रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं। 81 में 28 सीटों में 10 लोग आदिवासी जो कन्वर्टेड ईसाई हैं वही नहीं चाहते हैं कि हमारे आदिवासीयता बचे रहे। भोकाली करके अपना नेतृत्व चमकाना चाहते हैं समाज के साथ, ये नहीं चलेगा। एक आंदोलन की शुरुआत की, खुद को अपने समुदाय को आदिवासी सूची में, एसटी सूची में शामिल करने को लेकर। कौन कहता है कुड़ में आदिवासी नहीं, हम लोग हैं और रहेंगे। और इन 75 सालों में आज हमारी जो स्थिति है वो इस कगार पे आ गई है कि हम अपने अस्तित्व से विहीन हो जाएंगे। दुष्यंत कुमार की बहुत लोकप्रिय पंक्ति है, ये कैसे मंजर नजर आने लगे हैं, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं। इस साल के पूर्वार्ध को अगर आप देखें तो आदिवासी समुदाय के बीच पेशा लागू करने को लेकर, जनजातीय स्वशासन व्यवस्था को लागू करने को लेकर, सरना धर्म कोड को लेकर, विस्थापन को लेकर आंदोलन विकसित हुए। अभी जो कुड़मी समुदाय के नेता माने जा रहे हैं, हालांकि इसके पहले एक फायर ब्रांड नेता के रूप में पहचान थी, जो विस्थापन के खिलाफ लड़ता था, बेरोजगारों के हक के खिलाफ हक के लिए लड़ता था, और तमाम जो विसंगतियां हैं सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में उसके खिलाफ लड़ता था। मैं बात कर रहा हूं जयराम महतो की, जो जेएलकेएम के अध्यक्ष और विधायक हैं। तो उन्होंने उस पहचान को अब काफी मशक्कत के साथ स्थापित किया था, काफी संघर्षों के बाद स्थापित किया था। फिर अचानक झारखंड में कुड़मी आंदोलन का विकास हुआ, यानी कुड़मियों ने एक आंदोलन की शुरुआत की, खुद को, अपने समुदाय को आदिवासी सूची में, एसटी सूची में शामिल करने को लेकर। वैसे ये संघर्ष काफी पुराना है, कई दशकों से ये चल रहा है, रुक रुक कर, छोटे छोटे बड़े बड़े अंतराल के बाद। लेकिन इस बार इस आंदोलन का स्वरूप थोड़ा ज्यादा व्यापक था, जन भागीदारी के लिहाज से और शक्ति प्रदर्शन के लिहाज से। और उसके बाद अचानक पूरे झारखंड का परिदृश्य बदल गया। सरना धर्म कोड का आंदोलन, पेशा का आंदोलन, विस्थापन के खिलाफ आंदोलन, विस्थापितों के लिए बेहतर व्यवस्था, पुनर्वास की व्यवस्था का आंदोलन, ये सब नेपथ्य में चला गया और कुड़मी और आदिवासी समुदाय आमने सामने हो गए। ओछे स्तर की टिप्पणियां होने लगी और छींटाकशी और बहुत निम्न स्तर की बयानबाजियां होने लगी। आखिर ये कौन सी वजह थी जिसमें बड़ा स्टेक था झारखंड के लोगों का, बड़ा हित जुड़ा हुआ था, वैसे आंदोलनों को पीछे धकेल दिया और इस छिछली बयानबाजी को और एक दूसरे के खिलाफ मतलब शक्ति प्रदर्शन को सामने ला दिया और इसी को केंद्र में, अब पूरे डिस्कोर्स में अब कुड़मी वर्सेस आदिवासी समुदाय ही है, जबकि ये दोनों समुदाय जनहित के मुद्दों पर, आमतौर पर झारखंड के दबे कुचले और डिप्राइव्ड लोगों के मुद्दों पर संघर्ष कर रहे थे संगठित होकर कुछ दिन पहले तक। लेकिन जैसे ही कुड़मी आंदोलन विकसित हुआ, विकृत हो गया पूरा स्वरूप। कौन हो सकते हैं इसके पीछे, क्या हो सकती है वजह? जहां तक कुड़मी आंदोलन की बात है, कुड़मी आंदोलन कई दशकों से चल रहा है। कई बड़े आदिवासी नेताओं ने, जिनमें जयपाल सिंह मुंडा से लेकर दिवंगत स्वर्गीय शिबू सोरेन तक का नाम लिया जाता है कि उन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, जो औपचारिकता राज्य से केंद्र को अनुशंसा भेजने की थी वो बहुत वैलिड तरीके से नहीं भेजी गई। जो कायदे से टीआरआई की रिपोर्ट के बाद गवर्नर हाउस के माध्यम से, राजभवन के माध्यम से भेजा जाना चाहिए था, उस तरह से नहीं हुआ। सेक्रेटरी की एक चिट्ठी ही गई, लेकिन पहले कई कदम आगे ये आंदोलन चला था, तब इतना व्यापक विरोध नहीं हुआ। और इस बार एक कदम भी नहीं, रेल टेका आंदोलन भले ही हुआ हो, लेकिन उसका कोई प्रभाव अभी तक तो दृष्टिगोचर नहीं हुआ, उसका कोई लाभ कुड़मी समुदाय को मिला हो ऐसा नहीं दिखा। इसके बावजूद आदिवासी समुदाय जिस तरह से आंदोलित है, उसको देखकर कभी कभी लगता है कि इसके पीछे ये जो एक सामुदायिक संघर्ष की स्थिति जो बन गई है, जातीय संघर्ष की जो स्थिति बन गई है, तो इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, क्या हेतु उनका हो सकता है और क्या फलाफल हो सकता है इस तरह के छिछले
छिछली बयानबाजियों का और निम्न स्तर की बयानबाजियों का और इस तरह के उद्देश्यहीन आंदोलनों का, इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार, लोक चेतना के पुराने हमसफर श्री शंभू चौधरी जी। नमस्कार, जोहार, अभिनंदन है आपका। मैं अरविंद मुखातिब हूं आपसे और हमारे साथ आज शंभू चौधरी हैं इस पूरे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। शंभू जी, जिस हिसाब से कुर्मी आंदोलन पहले चल रहा था, उस लिहाज से इस बार उसका आकार, उसका स्वरूप थोड़ा व्यापक जरूर रहा, लेकिन उसका कोई रिजल्टेंट सामने नहीं आया। इसके बावजूद आदिवासी समुदाय में इस तरह की बेचैनी क्यों है, ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि कुर्मी समुदाय हो या आदिवासी समुदाय हो, जो बड़े नेता हैं, खासतौर पर आदिवासियों में तो बड़े नेता खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, तो ये बड़े नेता नेपथ्य में क्यों हैं और निम्न स्तर की बयानबाजी करने वाले लोगों को क्यों आगे कर दिया गया है, और इस तरह के आंदोलन का व्यापक असर झारखंड की राजनीति पर, झारखंड के सामाजिक ताने बाने पर क्या होगा, हम जानना चाहेंगे आपसे। ये लगता है कि भाई इस पहचान में कोई दखल की, तब तो फर्क करना मुश्किल हो जाएगा कि कोई मुंडा है, कोई उरांव है, कोई संथाल है और कोई पटेल है, तो इन दोनों के बीच फर्क और फासला जो है वो मिट जाएगा। ये चाहते नहीं है आदिवासी। तो आंदोलन अब ये ताकत दिखाने की बात हुई कि भाई तुम ताकत दिखाते हो, सड़कों पे उतर के तुम जनमत बनाते हो, तो हम भी ये संदेश देंगे, ये दिखाने की बात है कि भाई हमारा भी जनबल जो है या हमारी भी संख्या जो है वो तुमसे कम नहीं है, या हमारी आवाज में भी उतनी ही ताकत है जितनी तुम्हें। आपको याद होगा कि कुर्मियों ने कहा था कि रेल रोकेंगे, तो उसके विरोध में आदिवासी संगठनों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें कहा था कि वो लोग अगर रेल रोकेंगे तो हम हवाई जहाज रोकेंगे। फिर हुआ कि जब जिस दिन आंदोलन हुआ उस दिन तिवारी महतो का बयान मैं सुन रहा था। तिवारी महतो मतलब मांडू के जो विधायक हैं, उन्होंने कहा कि हमने तो रेल रोक के दिखा दिया, तुमने कहाँ जहाज रोका। तो देखिए, ये इस तरीके के शब्द जो है एक दूसरे को, जब अगर आप चुनौती देंगे, भाई आप अपना आंदोलन कीजिए, आप अपना हक मांगिए, लेकिन अगर आप आदिवासियों को लगेगा कि उनको ललकार रहे हैं आप, या तो आप सीधा सीधा क्या कह रहे हैं कि आदिवासी संगठनों की, भाई आप अपने हक की बात कीजिए ना, आप आदिवासियों पे क्यों टिप्पणी कर रहे हैं। या आदिवासी, तो जाहिर है कि एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी होगी, तो न सिर्फ ताना बाना बिगड़ेगा, न सिर्फ सौहार्द बिगड़ेगा, बल्कि इस तरीके की मोर्चेबंदी होगी, और ये झारखंड के हित में कतई नहीं है। इस बात को समझने की जरूरत है, और इसका फैसला जो है वो सड़कों पे नहीं होगा। इस बात को भी समझने की जरूरत है कि आदिवासी दर्जे का जो फैसला है वो सड़क पे नहीं होना चाहिए। ये अध्ययन की बात है, ये पृष्ठभूमि की बात है, और आदिवासी सिर्फ पहचान की बात है, ये आदिवासी आरक्षण में हक की बात है। अब आरक्षण के हक की बात है तो आपको अब आज की तारीख में, उस वक्त जैसे तय हुआ हो, लेकिन आज की तारीख में आप किसी भी समुदाय को अगर आरक्षण देंगे तो उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति भी आपको देखनी पड़ेगी। अब बिल्कुल संविधान निर्माताओं ने आज से 75 साल पहले जो आरक्षण का मसला तय किया था कि हाँ आदिवासी हैं तो आपको इस आधार पर इतना % आरक्षण मिलेगा। तो क्यों हुआ था? इसके पीछे कहीं ना कहीं उस समाज की, उस समुदाय की आर्थिक स्थिति भी ध्यान में रही थी उनके। तो आज भी अगर आप तय करेंगे तो इस पे तो बात होनी होगी ना कि भाई ठीक है, आपके पास इतिहास हो सकता है, आपके पास परंपरा हो सकती है, आपके पास रीति रिवाज हो सकते हैं जो आदिवासियों से मिलते जुलते हैं, लेकिन आपकी सामाजिक और आर्थिक हैसियत क्या है, इसका भी तो आकलन करना होगा आज की तारीख में सरकार। आज की तारीख में कोई सरकार इस आधार पे कि तुम्हारी परंपराएं जो हैं वो आदिवासियों से मिलती जुलती थे, या आदिवासी जैसे थे या आदिवासी ही थे, उस आधार पर आपको आरक्षण दे दिया जाए, ये फैसला कोई भी सरकार एक बार की ले लेगी। असल बात यही है कि इसका फैसला जो है वो सड़क पे होना भी नहीं है। इसका फैसला जो है शोध के आधार पर, इसका फैसला सर्वे के आधार पर, इसका फैसला सामाजिक आर्थिक आकलन के आधार पर होगा। इस बात को समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल, आपको याद होगा मैंने अपने एक पिछले वीडियो में इसकी पूरी क्रमिक जो है गति बताई थी कि कैसे कैसे अगर किसी समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल किया जाना है तो उसके लिए पूरी क्या प्रक्रिया होती है, और वो कैसे मतलब राज्य सरकार, TRI
गवर्नर हाउस से होते हुए और वो मतलब भारत सरकार तक जाती है और भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय से होते हुए फिर वो संसद तक आती है और अंततः संसद इस पर मुहर लगाता है और उसके बाद राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करती है। उस प्रक्रिया में तो लोग जाना ही नहीं चाहते हैं या जा ही नहीं रहे हैं, ये तो मैं बता ही रहा हूं। हमारा ये कहना है, चिंता हमारी इस बात की है, जो मुझे लगता है कि जो भी झारखंड का प्रबुद्ध और जागरूक समाज है उसकी चिंता होगी, साझा चिंता होगी, वो ये है कि ये छुट भैये लोग आगे आ गए हैं, निम्न स्तर की टिप्पणियां हो रही हैं और व्यक्तिगत और ओछे स्तर की टिप्पणियां हो रही हैं। तो इन्हें रोकने के लिए दोनों तरफ से जो समाज के बुजुर्ग और मानिंद लोग हैं, जिन्हें समाज ने मान्यता दे रखी है बाजाबता, वोट की शक्ल में हो या सामाजिक तौर पर भी हो, ऐसे लोग क्यों नहीं आगे आ रहे हैं और दोनों ही तरफ ये समझाने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है कि इस लड़ाई का फैसला सड़क पर नहीं हो सकता। तो ये उन्हें आखिर कौन रोक रहा है? नहीं, देखिए, ये तो चाहते हैं ना कि भाई देखिए, अगर आप किसी भी बहाने आपकी गोलबंदी अगर दिखेगी, जातीय गोलबंदी दिख रही है, तो वो तो राजनीति के पक्ष में जाती है ना। आदिवासी किसी भी मुद्दे पे यूनाइट है, कुर्मी किसी भी मुद्दे पे किसी एक बिंदु पे यूनाइट है, तो बहुत आसान है ना कि जब आप एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, एक तरीके से बैंक के तौर पे जमा होते हैं, तो उसको भुनाना तो बड़ा आसान होता है ना किसी भी राजनीतिक दल के लिए। इसलिए राजनेता जो है उनसे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते, या पॉलिटिकल पार्टियों से उम्मीद नहीं कर सकते, उनकी अपनी राजनीति तो उसमें और आसान हो जाती है। आप अगर एक ग्रुप बना लें, एक प्रेशर ग्रुप बना लें, तो उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान होता है ना। उसमें से कुछ नेता आज भले ही नहीं दिख रहे हैं, आज दिख रहे हैं छोट भैये, कल को वो उनकी जाति में सुनी जाएगी। आज जो लोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे ही लोग नेता बनते हैं और नेता को पकड़ लेते हैं, तो आप पूरा उस वोट बैंक को इनकैश करने की स्थिति में रहते हैं। तो यही चीजें होने वाली है। अब इस बहाने क्या होगा कि अब आदिवासी समुदाय को, या उसमें से भी लीडर्स जो उभरेंगे, अब उनको आइडेंटिफाई करना, जो इसी आंदोलन के बहाने प्रभाव छोड़ेंगे, या उनकी जो हैसियत बनेगी, सियासी हैसियत बनेगी या सामाजिक हैसियत बनेगी, तो उसको तो भुनाना बड़ा आसान होगा ना पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। तो वो क्यों इस तरीके से तवज्जो देंगे कि भाई ऐसी उनके एजेंडा में ही नहीं है। उनको तो उनके लिए बल्कि मुफीद है ये स्थिति कि आज कुर्मी जो है किसी मुद्दे पर एकजुट हो जाए, आदिवासी किसी भी मुद्दे, भले ही उस मुद्दे का फैसला जो सड़क पर नहीं होना है, लेकिन ये उनके लिए मुफीद है स्थिति। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अभी जैसे आदिवासी यहाँ पे बड़ी सियासी ताकत समझे जाते हैं, कुर्मी भी है बड़ी सियासी ताकत, लेकिन कुर्मियों का किसी एक राजनीतिक विचारधारा के प्रति रुझान नहीं है। आदिवासियों का तो आप कह सकते हैं कि हाँ, कम से कम हेमंत सोरेन पिछले अभी तो चुनाव, 2 चुनावों से अभी तो फिलहाल है कि हाँ, आदिवासी जो है उनके पक्ष में दिखते हैं। बहुसंख्यक आबादी जो है, आदिवासियों की बहुसंख्यक आबादी है, वो हेमंत सोरेन के साथ है। कुर्मियों के साथ ऐसी बात नहीं है। कुर्मियों का एक बड़ा चंक जो है वो हेमंत सोरेन के साथ भी है, कुर्मियों का एक बड़ा चंक बीजेपी के साथ है, कुछ लोग कांग्रेस के साथ भी हैं। तो जयराम महतो एक अलग ही धारा, उन्होंने अगर वोट के लिए ही ये सब अगर वोट के लिए ही ये सब हो रहा है कि एक बड़ी जमात हमारे पीछे आएगी और वो वोट की ताकत बनेगी हमारे लिए, तो क्या जो चंदन कियारी में, जो बड़का गांव में, जो सिंदरी में, या जो नगड़ी में विस्थापन के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिनका स्टेक लगा हुआ है, जो डिप्राइव्ड हैं इन मामलों में, उसी तरह से अगर आप देखें तो सरना धर्म कोड के मामले में जो पहचान के लिए एक पूरा आदिवासी समुदाय लड़ रहा है, पेशा जो एक अपने पारंपरिक स्वशासन के अधिकार के लिए आदिवासी समुदाय लड़ रहा है, अगर ये लड़ाई लंबी चलती है और ये तमाम मुद्दे अगर हाशिए पर बने रहते हैं या और पीछे छूट जाते हैं, पेशा के मामले में तो हम धन्यवाद देंगे कम से कम हाईकोर्ट को कि वो ये लोग नहीं भी चाहेंगे तो वो उसको मेन स्ट्रीम में रखेगा, इनके सामने रखेगा, इनकी मजबूरी है। लेकिन बाकी मुद्दे अगर हाशिए पर चले जाएंगे तो वो जो डिप्राइव्ड तबका होगा, जो अभिवंचित तबका होगा, जो संघर्षशील तबका है, वो इनसे सवाल करेगा और उसका जवाब देने की स्थिति में है ये लोग। हाँ, नहीं, ये बात वही तो कह रहे हैं कि जो वाकई जिन मुद्दों पे आमतौर पे लोग एकमत हैं या बहुमत है, मतलब आप भाई पेशा, आप ज्यादातर लोगों से पूछेंगे तो व्यक्तिगत तौर पे लोग कहेंगे कि हाँ, नहीं लागू होना चाहिए पेशा कानून। आप विस्थापन
जो विस्थापित हो रहे हैं उनका पुनर्वास होना चाहिए, उनको सहूलियतें मिलनी चाहिए, उनके हक की रक्षा होनी चाहिए। इस बात पे तमाम पार्टियां एकमत हैं, सारे लोग एकमत होंगे। लेकिन क्या है कि जब आप एक छोटी लड़ाई में आपस में उलझ जाते हैं, तो आप ठीक कह रहे हैं कि ऐसे जो व्यापक हित वाले मसले हैं, जो व्यापक हित वाले मुद्दे हैं, वो पीछे छूट जाएंगे, वो मुद्दे गौन हो जाएंगे, और इसका नुकसान जो है वो इसकी तुलना में ज्यादा बड़ा होगा। इस बात को समझने की जरूरत है कि कुर्मी आदिवासी बन जाते हैं या नहीं रहते हैं, या उनके हिस्से, ये नुकसान जो है कि पेशा नहीं लागू हो रहा है, विस्थापितों के हक की बात नहीं हो रही है, विस्थापन आयोग बनाने की घोषणा जरूर हुई है, लेकिन वो कितना कारगर होगा इस पे बात नहीं हो रही है। तो बहुत मुश्किल है कि जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़े मसले हैं, जो व्यापक हित के मसले हैं, वो दरकिनार कर दिए जाएंगे या दरकिनार हो जाएंगे, और इसका नुकसान जो है वो ओवरऑल सोसाइटी को उठाना पड़ेगा, राज्य को उठाना पड़ेगा। और ये जरूर है, अब आप कहेंगे कि इस मुद्दे पे इनसे जब सवाल पूछेंगे तो हाँ ठीक है, सवाल में वही कह रहे हैं ना कि जिस मुद्दे, अब चूंकि उस मुद्दे पे वो एकजुट है नहीं, पेशा का मुद्दा जो है उन्होंने ही पीछे छोड़ दिया, या उस मुद्दे को आप छोटे हित पे जब आप यूनाइट होने लगे हैं और बड़े मुद्दे को आपने पीछे छोड़ दिया है, तो उस पर सवाल पूछने का भी हक आपको कहाँ रहता है। जब आंदोलन में आवाज होती है, जिस मुद्दे पे आपकी एकजुटता होती है, उसी पे आप सवाल कर सकते हैं, उसी पे आप बात कर सकते हैं। आप नैतिकता भी खो देते हैं, मोरालिटी भी जो है उसकी जो ताकत होती है वो खत्म हो जाती है। कोई व्यक्ति जो पेशा के लिए लगातार लड़ रहा हो, कोई संगठन जो लगातार लड़ रहा हो और उसकी ताकत बहुत मजबूत हो, कोई व्यक्ति, कोई आंदोलन, कोई संगठन विस्थापन के मुद्दे पे लगातार आंदोलन कर रहा हो, उसकी ताकत, और कोई इन मुद्दों से हटके दूसरे मुद्दों में उलझ जाए, तो आप छोटी ही बात करेंगे। बड़ी बात करने की आपके पास ना तो नैतिक साहस रहेगा, ना आपके पास नैतिक ताकत रहेगी। और सत्ताधारी जो है, चाहे यहाँ की बात हो चाहे केंद्र की बात हो, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजें चलाते रहेंगे, आपके मुद्दे गौन होते रहेंगे। और जाहिर है कि इनकी प्रायोरिटी में, कोई भी सरकार हो, सबकी प्रायोरिटी में मजबूत लोग जो है वो पहले होते हैं। कमजोरों की बात जो है वो उसको हमेशा दरकिनार ही रखा जाता है, या वो एजेंडे में नीचे होते हैं। बात जरूर करते हैं लोग, लेकिन उसकी आज किसी को लीड स्वीकृत करना हो तो बहुत आसानी से स्वीकृत हो जाएगा, उस पर कोई बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। अडानी का मामला फंस जाए, या किसी का भी हो, अडानी अंबानी का कोई भी बड़ा ताकतवर समूह हो, तो उस पर बात हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन आदिवासियों से जुड़ा हुआ कोई मसला हो, विस्थापन से जुड़ा हुआ कोई मसला हो, पेशा कानून से जुड़ा हुआ कोई मसला हो। अब आप सोचिए कि नियमावली जो है वो कितने दिनों से टलती आ रही है, अदालत जो है वो बार बार चेतावनी दे रही है, या पिछड़ों को ही आरक्षण देने का जो मसला था, ट्रिपल टेस्ट सर्वे का मसला था, कैसे कैजुअल तरीके से लटकता रहा। अब लग रहा है कि मुकाम पे, लेकिन इनमें लग रहा है कि जब तक अगर अदालतों का दबाव नहीं होता तो जो नतीजा सामने आने वाला है वो भी शायद नहीं होता। एक और मजे की बात आपने कहा कि इन मुद्दों की वजह से एकजुटता आ रही है। मैं तो दोनों तरफ बिखराव भी उसी अनुपात में देख रहा हूं। चाहे कुर्मी समुदाय में हो तो वहां भी जूतों में दाल बट रही है, और आदिवासी संगठनों में भी आप देख रहे हैं कोई स्टेज से उतारा जा रहा है, आपस में ही अब गाली गलौज और निम्न स्तर की टिप्पणियां, और कुछ टिप्पणियां तो ऐसी आई हैं जिनका मैं जिक्र भी यहाँ नहीं कर सकता, एकदम पर्सनल और बहुत ओछे स्तर की। तो ये एकजुटता कहाँ बढ़ा रही है? ये तो वैमनस्य ही बढ़ा रही है, अपने भीतर भी बाहर भी। हाँ बिल्कुल। देखिए, आपकी जब भाषा बिगड़ती है, संस्कार बिगड़ता है, जब आप दूसरे के खिलाफ बात करते हैं और अपना चेहरा चमकाने की कवायद होती है, तब इसके पीछे देखिए कोई आप इस पे जैसे जो एकजुटता हो रही है, जो दिख रहा है, जो प्रदर्शन हो रहा है, उसके पीछे कोई सुविचारित रणनीति बहुत हो ऐसा तो दिख नहीं रहा। भीड़ को जुटा लेना है, ताकत दिखा देनी है। अब इसमें लीडर्स जो है वो आपस में झगड़ने लग रहे हैं, या एक दूसरे के खिलाफ झगड़ रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं, तो ये बात भी है कि बिखराव भी दिख रहा है, एकजुटता। लेकिन मुद्दे पे तो एकजुटता है कि हाँ भाई मुद्दे पे एकजुट है। लड़ाइयों के तौर तरीके एक दूसरे को लेकर जो है कि कोई किसी को इस पार्टी का समर्थक बता रहा है, उस पार्टी का समर्थक बता रहा है, सिरम टोली से लेके बाकी तमाम लड़ाइयों को आप देख लीजिए। किसी ने, आदिवासियों ने ही एक दूसरे के संगठन पर आरोप लगाया कि कोई कहीं बिक गया, कोई किसी ने कहा कि तुम
सरकार के गुलाम हो गए, किसी ने कहा कि भाई आपको कोई दूसरा हवा दे रहा है। तो इस तरीके की बातें तो आप ठीक कह रहे हैं, बिखराव भी है। जब आप एकजुटता, तो वही है कि ऊपर ऊपर भले ही एक हो जाए, भीतर खाके तीन वाली स्थिति तो बढ़ती ही चली जाएगी, खाई आखिरी एक छोटा सा सवाल और संक्षिप्त जवाब चाहूंगा, समय कम है। ये बताएं कि जो कि कुर्मी समुदाय की तरफ से दलील भी दी गई कि अगर भाई कुर्मी समुदाय भी आदिवासी में शामिल हो जाता है तो संख्या बड़ी हो जाएगी, और उस अनुपात में जाहिर है कि अगर परिसीमन होना है तो सीटें जो है, जो घटने की बात हो रही है ट्राइबल सीटें, वो बढ़ सकती हैं, आरक्षण का जो है वो दायरा भी बढ़ सकता है। तो तब इनको एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? ये कुर्मी समुदाय की तरफ से दलील दी जा रही है। आपको क्या लगता है कि वहां क्या संकट है इनके सामने? नहीं नहीं, देखिए, केवल ये राजनीतिक भागीदारी का मसला नहीं है, ये जमीन का भी मसला है, पहचान का भी मसला है। और राजनीति, पॉलिटिकल स्टेक तो एक है ही है कि भाई हाँ, अभी आप उसके अलावा नौकरियों में आरक्षण का मसला है, जमीन सीएटी एसपीटी का जो कानून लगा हुआ है, अब आप समझिए कि ये आदिवासी क्या कहते हैं कि भैया कि हमारी जमीन नहीं तो सब लूट ली जाएंगी, सब कौन कब्जा कर लेगा। तो जो ताकतवर समुदाय है कुर्मी, जो आज कल अगर आदिवासी हो जाएंगे तो सीएनटी तो भाई सीएनटी फ्री हो जाएंगे वो, और जमीन आदिवासियों की है। जो आज आदिवासी हैं वो कहते हैं कि भैया अब तो मुश्किल हो जाएगी, और आप कहीं भी खरीद लेंगे, कहीं भी कर लेंगे, हम तो ऐसे ही बेदखल हो रहे हैं और हमारा अधिकार छिन जाएगा। तो बहुत सारी चीजों का है, केवल पॉलिटिकल हित का मसला नहीं है। जमीन का मसला मुझे लगता है कि शायद इससे ज्यादा बड़ा है, जिस वजह से आदिवासी जो है, जो माने सामान्य तबके का भी आदिवासी है, जिसके पास राजनीतिक चेतना भी नहीं है, वो इसी बात को लेकर आंदोलित हो जाता है। उसको लगता है कि यार हमारी जो जमीन है वो भी छीन सकती है, या किसी न किसी बहाने जो है ताकतवर समुदाय के हाथ में जा सकती है। इस वजह से आप देखेंगे कि सुदूर गांवों के लोग भी जो है इस आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं आदिवासियों की तरफ से। उनके लिए कोई राजनीतिक हक और हिस्सेदारी की तो बात है नहीं, जिसकी वजह से वो आंदोलित होकर सड़क पे आ रहे हैं, जो एकदम बिल्कुल गांवों से आ रहे हैं, जंगलों से आ रहे हैं। ऐसे लोग के लिए जमीन का मसला जो है वो बड़ा है, और मुझे लगता है कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जमीन, हमारी पहचान पे खतरा हो जाएगा अगर कुर्मी आदिवासी बना दी जाते हैं तो। दो बहुत बातें अचानक दिमाग में आई है, इसलिए पूछ रहा हूँ। चर्च की कोई भूमिका देखते हैं या संघ की भूमिका देखते हैं? क्योंकि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी से आदिवासी समुदाय थोड़ा दूर गया है, तो संघ और चर्च की कोई भूमिका हो सकती है क्या इसके पीछे? देखिए, इस पे बहुत सीधे सीधे तौर पे तो कुछ ऐसा दिखा नहीं है, और ना कहीं किसी कोई ऐसा आरोप लगा है। मैं आदिवासी संगठनों को भी देख रहा हूं, तो उसमें सरना और ईसाई दोनों एक साथ दिख रहे हैं मुझको। तो फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता है। हो सकता है कि हाँ, फंडिंग हो रही हो, ये बात अलग हो सकती है कि फंडिंग हो जाए, ये अलग चीज है कि चर्च फंडिंग कर दे, आरएसएस फंडिंग कर दे किसी समुदाय को। अब आरएसएस का क्या इसमें हो सकता है, मुझे बहुत समझ में नहीं आ रही है बात। और मेरे हिसाब से कोई ऐसी भूमिका भी अब तक दिखी नहीं है कि आरएसएस की इसमें कोई भागीदारी रही हो। अगर हो रही हो अंदर से, या कोई हित अहित की बात के हिसाब से अगर संघ ने विवेचना की हो या चर्च ने विवेचना की हो, और किसी तरीके की बैकडोर से उनकी भागीदारी हो, तो अभी तो तत्काल कोई दिखा नहीं है, सतह पे दिखा नहीं है। इसीलिए कहना जो है वो बड़ा उचित नहीं होगा कि कोई बात हम कह दें कि हाँ संघ इसके पीछे है और चर्च इसके पीछे है। ये बात कहना अभी फिलहाल जो है जल्दबाजी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी। और इस मुद्दे पर केवल एक चर्चा से बात बनेगी नहीं, ये विषय थोड़ा जटिल बना दिया गया है, जितना जटिल है उससे कहीं ज्यादा। तो इस पर और भी बातें होती रहेंगी, लगातार हम आपके सामने इसी तरह की प्रस्तुतियां लेकर आते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।